Hello, everybody across the globe. दुनिया Our भर में हमारे सभी दर्शकों को audience today नमस्कार। keeps growing हमारा दर्शक वर्ग and लगातार बढ़ appreciate रहा what we है do. और हमारे काम We की do सराहना this कर रहा है। because we हम ये इसलिए believe करते this हैं is a क्योंकि हमारा powerful मानना है कि ये एक बेहद moment अहम in दौर है time जब दुनिया where उस the तरीके world को is going बदलने to जा रही change है the way जिसे we हम have पिछले known it for the past 50-60 सालों से 50, जानते आए 60 हैं। years. और ये है ट्रांजिशन And प्रोटोकॉल it is 18 Transition अगस्त। Protocol हमारे पास आपके 18 लिए शानदार खबर है जो ट्रंप की We have बेचैनी some को समझाती है fantastic news for और इसे you बताने के that लिए पेप explains एस्कोबार से बेहतर Trump's कोई नहीं। desperation, वे वैश्विक स्तर and पर nobody पहचाने जाने better वाले, than सम्मानित, Pepe बहुत Escobar यात्रा to do करने this. वाले और He's a व्यापक globally संसाधनों वाले recognized, पत्रकार हैं। globally आपने respected, उन्हें हमारे चैनल पर highly और दूसरे traveled, चैनलों पर भी highly देखा है। resourced वे इस चैनल के संस्थापक journalist सदस्यों that में you से एक have हैं seen on our channel और and आज जो on other जानकारी हम channels. आपके He's a सामने ला founding रहे member हैं of this उन्हें channel. बोलने का अवसर देने से And the पहले मैं information ये that I जरूर bring to you कहूंगा today, कि इसके I बहुत must say गहरे before स्रोत I हैं। hand over the mic to इसकी him, पुष्टि उन is लोगों ने की है जो उस कमरे में deeply मौजूद sourced, थे। deeply अगर confirmed आपको हमारा काम पसंद by आता है तो people who कृपया are in the लाइक और room. सब्सक्राइब If you बटन like what we दबाइए। do, please कृपया हमारे like and सब्सटैक चैनल subscribe पर button. जाइए। Please go to our महीने के Substack केवल channel $5 के for शुल्क a पर small fee, हम आपको हफ्ते में 2 बार इसी $5 गुणवत्ता we की will खबरें deliver twice पहुंचाएंगे। a week this पेपे quality शुरू news to you. कीजिए। Go ahead, Pepe. धन्यवाद मिस्टर जेड। दुनिया भर के सभी लोगों को नमस्कार। हाँ, हमारा वैश्विक दर्शक वर्ग बढ़ रहा है। ये बहुत 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 शानदार है। हम अभी भी बहुत बहुत नए हैं। हमारे चैनल को क्या 2.5 महीने हुए हैं। फर्जबू जी, Not even that. even less exactly. So it's quite बिल्कुल impressive उससे भी कम। what we already have. तो इतने कम समय में वैश्विक दर्शकों के मामले में हमारे पास जो कुछ पहले से है वो काफ़ी प्रभावशाली है। Allow me today to आज मुझे start थोड़ा in a चिंतनशील अंदाज में शुरुआत करने दीजिए। meditative mood. ग्रामीण इलाके में मेरे आखिरी दिन चल रहे हैं। सितंबर की शुरुआत में मैं फिर से यात्रा पर निकल रहा हूँ पूरे एशिया में। बहुत सी जगहें हैं जहाँ मैं जाना चाहता हूँ और जहाँ मुझे जाना भी है। तो यहाँ अपने बगीचे के पीछे के इस दृश्य के साथ इन आखिरी कुछ दिनों में मुझे दिन के दौरान उस दुनिया के बारे में सोचने का समय मिलता हो जो बदल रहे हाथ है और 21वीं सदी को बदल रही है। By the way, this is the title of my वैसे next book. यही मेरी अगली किताब का शीर्षक है। A US publisher मेरे अमेरिकी प्रकाशक ताया की हमारा समय इस किताब में प्रकाशनवाला में प्रकाशित करना मौका है which is जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। और अंत में इसमें पिछले कुछ निबंध होंगे। वे उन बातों से जुड़े हैं जो हम ट्रांजिशन प्रोटोकॉल पर सीखते हैं। connected to what we learn on transition protocol. When I started on transition protocol, when we जब मैंने ट्रांजिशन प्रोटोकॉल शुरू किया था तब हमारा नाम पावर शिफ्ट था। उस समय मैं एशिया में यात्रा कर रहा था। मैं शंघाई, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच था। लगता है जैसे कल की ही बात हो, लेकिन सचमुच लगभग 3 महीने बीत चुके हैं। और हाँ, ये वही युद्ध है जो 21वीं सदी को बदल रहा है। हम में से बहुत से लोग बेहद चिंतित हैं क्योंकि शायद हम तनाव बढ़ने के एक और दौर में प्रवेश कर रहे हैं। एक और संभावना है कि एक लंबा अंधेरा बादल हम सबके ऊपर छा जाए। हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां वॉशिंगटन में ट्रंप प्रशासन के प्रमुख लोगों के बीच परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को सामान्य मानने की बात वास्तव में की जा रही है। ये उतना ही भयावह है जितना नरसंहार को सामान्य मान लेना। और वैसे फिलिस्तीन में नरसंहार को पूरे सामूहिक Biscray Passmouth, the stepship. by the whole collective fragmented West. And now we are in a similar terrifying process. और अब हम एक ऐसी ही भयावह प्रक्रिया में हैं जिसमें सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को सामान्य बनाने के तरीके खोजे जा रहे हैं, या फिर ऐसे देश के खिलाफ एक तरफा परमाणु हथियार से हमला करने को सामान्य बनाने की कोशिश हो रही है जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। ईरान का मामला यही है। तो सचमुच आगे क्या हो सकता है? तस्वीर बहुत अंधेरी है। बेशक विश्लेषकों और पत्रकारों के तौर पर हमारे नजरिए से हमें स्रोत से सीधे विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी मिलती है। वैसे इसी बात के लिए हर तरफ हमारी आलोचना भी हो रही है उन लोगों द्वारा जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं कि खुफिया जानकारी पाना क्या होता है, उसकी तुलना करना क्या होता है, उसे तलाशना क्या होता है, उसके स्रोतों की पुष्टि करना क्या होता है, और उन लोगों से बात करना क्या होता है जो हर तरह की अच्छी, बुरी और खुफिया खबरों के वाहक होते हैं। तो यह इस काम का हिस्सा है। मेरे मामले में
अरे भाई, मैं फिर खेल 40 से भी ज्यादा समय से यहाँ से खेल रहा हूँ। In my case, come on, I've been doing this game for over 40 years. It's not a big deal. I just wish people ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि लोग उस जानकारी पर ध्यान दें जो हम यहाँ साझा कर रहे हैं, खास तौर पर उस बेहद ठोस जानकारी पर। हमें और सवाल पूछने चाहिए, पुष्टि करनी चाहिए, फिर से पुष्टि करनी चाहिए, जिसकी हम दोबारा पुष्टि नहीं कर सकते। उसे हम बस एक बड़े संदर्भ में रख देते हैं। और आज की ब्रेकिंग न्यूज़ का मामला भी यही है। आज मुझे हमारी ताज़ा इंटेलिजेंस रिपोर्ट देखने का समय मिला। उसकी जटिलता सम्मोहित कर देने वाली है, लेकिन साथ ही ये भी कि हम उसमें एक पैटर्न, एक नैरेटिव कैसे पहचानते हैं। और दुर्भाग्य से यह अराजकता और समुद्री डकैती के साम्राज्य के लिए उस युद्ध से सम्मानजनक तरीके से निकलने के विकल्प लगातार कम करता जा रहा है, जो उन्होंने ईरान के खिलाफ शुरू किया था। और यही उन्हें हर दिन और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। तो ठीक है, हमारी रिपोर्ट की अहम बात एक बैक चैनल है, जो दरअसल बैक चैनल नहीं है। मई में, यानी सिर्फ 3 महीने पहले, अमेरिकियों ने एक चैनल शुरू किया था। उस समय यह तुलसी गैबार्ड ने शुरू किया था। यह मई के दूसरे हफ्ते की बात है, यानी सिर्फ 3 महीने पहले की। तुलसी को ट्रंप और जेडी वेंस ने ईरान के साथ संपर्क का एक वैकल्पिक चैनल खोलने की अनुमति दी थी। तो उन्होंने, या उनके पीछे मौजूद लोगों ने, या कहें कि वॉशिंगटन डीसी के एक खुफिया गठजोड़ ने कई वजहों से इराकी कुर्दिस्तान को चुना, क्योंकि इराकी कुर्दिस्तान के राष्ट्रपति बरजानी परिवार के नेचेवान बरजानी, मुझे यकीन है कि आप सब जानते हैं, इराकी कुर्दिस्तान में सब कुछ बरजानी कबीले के नियंत्रण में है। दूसरा कबीला तालिबानी है, लेकिन असल में शासन बरजानी कबीले का ही चलता है। तो अमेरिकियों और नेचरवान के बीच यह चैनल खुला हुआ था, ताकि वह सीधे IRGC के प्रमुख अहमद वाहिदी तक पहुंच सकें। शुरुआत के लिए ही यह हम सबके सामने साबित करता है कि अमेरिकी पहले से ही IRGC में वास्तविक ताकत रखने वाले किसी व्यक्ति से बात करने का रास्ता ढूंढने के लिए बेताब है। एक बार फिर, पहले उनके पास ऐसा कोई चैनल नहीं था, तो फिर इराकी कुर्दिस्तान का इस्तेमाल क्यों न करें? IRGC के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, भले ही एरबिल, जैसा कि मुझे यकीन है आप सभी जानते हैं, 2003 से, और उस मामले में उससे भी पहले से CIA, MI6 और मोसाद से लगभग भरा पड़ा है। शॉक एन से भी पहले से। खैर, एरबिल सांपों का अड्डा है। Anyway, Erbil is Viper's nest. But of course, in terms of organizing a लेकिन बेशक IRGC के प्रमुख से बात करने के लिए एक चैनल बनाने के लिहाज से क्यों नहीं? दरअसल करीब 3.5 महीने पहले और ज्यादा चैनल थे भी नहीं। तो उसके बाद इस चैनल में बहुत कुछ नहीं हुआ। ये चैनल शायद निष्क्रिय था, शायद पर्दे के पीछे था, शायद खत्म हो चुका था, या शायद इंतजार में था, लेकिन चैनल पहले से मौजूद था। और सुनिए क्या हुआ, इस चैनल को कुछ ही समय पहले फिर से सक्रिय किया गया। एक बार फिर ट्रंप प्रशासन ने सीधे व्हाइट हाउस से, हमें नहीं पता कि व्हाइट हाउस में किसने इस चैनल को फिर से सक्रिय किया, लेकिन इसे सक्रिय किया। और क्यों? But the channel was resuscitated. And why? Because it was resuscitated as a plan B. क्योंकि इसे प्लान बी के तौर पर फिर से जिंदा किया गया था। और प्लान ए क्या था? यहीं से मामला सचमुच बहुत गंदा हो जाता है। असल में प्लान ए यह था कि ट्रंप, कूटनीतिक भाषा में कहें तो, फील्ड मार्शल असीम मुनीर को रिझाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वे वहीदी को अमेरिकियों से सीधे बात करने के लिए मना सकें। मैं व्हाइट हाउस और IRGC के प्रमुख अहमद वहीदी के बीच एक सीधे चैनल की बात कर रहा हूँ। किस लिए? जो काम अमेरिकी सबसे बेहतर करते हैं। नहीं, बेहतर नहीं, उसे अंग्रेजों ने ईजाद किया था, इसलिए अंग्रेज आज भी ये काम किसी से बेहतर करते हैं। अमेरिकी बस उसकी नकल करते हैं। ईरानी सरकार के शीर्ष स्तर पर फूट डालो और राज करो। लेकिन अमेरिकी योजना में एक छोटी सी समस्या थी, है और हमेशा रहेगी। There will always be a slight problem with the American plan. This was engineered
ये सब व्हाइट हाउस और ट्रंप के आसपास के लोगों की इस सोच के साथ तैयार किया गया था कि बात करने वाला आदमी वाहिदी होगा और शायद वे उसके साथ वेनेजुएला जैसा कुछ कर सकते थे। उसे रिश्वत दें, फूट डालो और राज करो की नीति लागू करें, जो भी हो, और जाहिर है ऊपर के स्तर पर दरार पैदा करें। जाहिर है व्हाइट हाउस में, उसके आसपास या बेल्टवे के दायरे में भी कोई ऐसा नहीं था जो ये समझता, वरना कोई उन्हें बता देता कि बात करने वाला व्यक्ति मोहसिन रजाई है, अहमद वाहिदी नहीं। तो ये योजना पहले ही शुरू कर दी गई थी। बेशक उससे पहले कि मोहसिन रजाई को नेता खुद मोजतबा खामेनेई ने सिर्फ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सचिव ही नहीं, बल्कि सुप्रीम लीडर का निजी प्रतिनिधि भी नियुक्त किया। Personal representative of the supreme leader. So, for all practical purposes, Mohsen Rezai तो व्यावहारिक रूप से मोहसिन रजाई ईरान के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स हैं। बस उनका कोई मुकाबला नहीं है। अहमद वाहिदी इस पैमाने पर काफी नीचे हैं। वे चौथे, पांचवें या सातवें नंबर पर हो सकते हैं। राज्य के सबसे अहम मामलों में ईरान के लिए फैसले लेने की ताकत उनके पास नहीं है। यह जिम्मेदारी सीधे मोहसिन रजाई के दायरे में आती है। लेकिन जब अमेरिका का प्लान ए लागू था, तो विचार यह था कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर को वाहिदी से बात करने के लिए लुभाया जाए। बेशक वे बात करते हैं, उनके बीच एक सीधा चैनल भी है। फिर अमेरिकी वाहिदी के मन में कुछ विचार डालने की कोशिश करते, और एक बार फिर वे कुछ भी कर सकते थे। असल में फूट डालो, राज करो, रिश्वत दो, जो चाहो वही सब। फर्क अब यह है कि असीम मुनीर ने सीधे सीधे ना कह दिया। असीम मुनीर आमतौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति को ना नहीं कहते। यह हर किसी के लिए बहुत बहुत अहम है। असीम मुनीर के स्पीड डायल पर ट्रंप हैं और ट्रंप के स्पीड डायल पर असीम मुनीर। वे हर वक्त बहुत बात करते हैं। ट्रंप असीम मुनीर से हसान मांगते हैं, और हमने यहाँ ट्रांजिशन प्रोटोकॉल में कई बार रिपोर्ट किया है। ट्रंप की असीम मुनीर को लगातार फोन कॉल्स, कृपया मेरे लिए ऐसा प्रस्ताव हासिल कराइए जो मेरे लिए बहुत अपमानजनक न हो, ईरानियों को बातचीत के लिए फिर से मेज पर लाए। और असीम मुनीर और उनकी टीम, वे बेशक काम कर रहे हैं। वे किसी तरह की सहमति के करीब पहुंचने की कोशिश में जी जान से लगे हुए हैं। Of course, they work like hell to try to get some sort of approximation, but it's impossible because the Americans blew. लेकिन ये नामुमकिन है क्योंकि अमेरिकियों ने MOU को उड़ा दिया। वैसे आप सबको ये बताते हुए मुझे अफसोस है कि MOU वाली बिल्ली आखिरकार मर चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि वह फिर जिंदा होने वाली है। बस बात खत्म। और ये कोई नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं है, ये कोई टेक्सास चेनसो मैसकर नहीं है। बस यही है, बिल्ली मर चुकी है और अमेरिकियों ने उसे मारा है, और ईरानी ये जानते हैं। वे शुरू से ये जानते थे, और उससे भी बढ़कर मुस्तफ़ा खामेनेई को तो बिल्ली के पैदा होने से पहले ही पता था कि उसे अमेरिकी मार डालेंगे। इसलिए उनका तर्क बार बार सही साबित हुआ है। तो कूटनीतिक बातचीत की कोई संभावना नहीं है। भले ही संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति इसे समझौता ज्ञापन के रूप में हस्ताक्षरित कर दें। As a memorandum of understanding by the President of the United States. Okay, coming back to Plan A. ठीक है, अब प्लान ए पर वापस आते हैं। असीम मुनीर को भर्ती किया जाए ताकि वहीदी से बात करें और अमेरिकियों के पास वहीदी तक एक सीधा चैनल हो। लेकिन असीम मुनीर ने मना कर दिया क्योंकि हम मध्यस्थ हैं, हम पाकिस्तान। और जाहिर है ये बहुत ही सही रुख है। अगर पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ है, तो वह IRGC के प्रमुख को अमेरिकियों से ऐसी शर्तों पर बात करने के लिए नहीं मना सकता जो मूलतः अमेरिकियों के पक्ष में हो। तो प्लान बी क्या था? इराक कुर्दिस्तान एरबिल चैनल को फिर से सक्रिय करना, जो वहां निष्क्रिय पड़ा था, शायद गहरी नींद में था। लेकिन उस चैनल का इस्तेमाल पिछले मई में पहले ही हो चुका था। वह मौजूद था और वे उसे फिर इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन अब एक अतिरिक्त पेचीदगी है, और ये ऐसी बात है जिसके बारे में हमें अभी भी पक्के तौर पर नहीं पता। एरबिल में अमेरिकी किस से बात कर रहे थे? The Americans were talking to in Erbil. Was it Nerchivan, the president of? क्या वह इराकी कुर्दिस्तान के राष्ट्रपति नेचरवान थे या इराकी कुर्दिस्तान के प्रधानमंत्री? ये बिल्कुल अलग बात है, और बरजानी भी।
ये अभी स्थापित नहीं हुआ है। जो स्थापित हुआ है वह यह कि अमेरिकियों ने इराकी कुर्दिस्तान वाले चैनल को फिर से सक्रिय करने की बहुत कोशिश की ताकि वाहिदी से बात की जा सके। और अंदाजा लगाए, खुद वाहिदी को जब इसके बारे में पता चला, बेशक इराकी कुर्दों ने ही उन्हें बताया होगा, इसमें कोई शक नहीं, तो उन्होंने भी कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये क्या था या क्या है। अमेरिकी एक बार फिर फूट डालो और राज करो की नीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सब तुरंत हुआ। मैं कहूँगा कि परिस्थितियों का ये संयोग काफ़ी उल्लेखनीय था, क्योंकि ये अभी अभी हुआ है, जबकि अब मोहसिन रज़ाई पूरे ईरान में दूसरे नंबर के सबसे बड़े व्यक्ति हैं। वो मूल रूप से एक इंटरव्यू में कह रहे हैं, जो उन्होंने सुप्रीम लीडर द्वारा नियुक्त किए जाने से पहले दिया था, कि अब हम आक्रामक रुख अपनाने जा रहे हैं। और अब ईरान में थिंक टैंकों और ईरानी मीडिया में यही चर्चा है कि रणनीतिक धैर्य का समय खत्म हो चुका है, अब आक्रामक होने का समय है, और देर सबेर हमें अमेरिकियों को कुछ सबक सिखाने ही पड़ेंगे। तो हम फिर से तनाव बढ़ने की सीढ़ी पर लौट आए हैं, और इसीलिए एक बार फिर ये क्षण बहुत बहुत गंभीर है। लेकिन सबसे अहम बात यह टॉम क्लैंसी जैसी कहानी एरबिल चैनल से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में है। अमेरिकियों ने प्लान ए आजमाया, वह काम नहीं किया क्योंकि असीम मुनीर ने ना कह दिया। उन्होंने इराकी कुर्दों के जरिए प्लान बी आजमाया, और जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो उन्होंने भी ना कह दिया। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि साम्राज्य के लिए संभावनाएं दिन ब दिन सिकुड़ती जा रही हैं। और इससे साम्राज्य और भी खतरनाक हो जाता है, और यही वजह है। और इसी तरह यह सब सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर हो रही बेहद चिंताजनक चर्चाओं से जुड़ता है, यानी उनके इस्तेमाल को सामान्य मान लेने से, क्योंकि इसका मतलब पूरी तरह की हताशा है। ये मत भूलिए कि हम ऐसे व्यक्ति से निपट रहे हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति है और एक मनोरोगी है। इसके अलावा कोई और बात नहीं है। मिसाल के तौर पर, इस हफ्ते मुझे दक्षिण अफ्रीका के एक समूह का एक बेहद दिलचस्प जुंगी अध्ययन मिला। वे जुंग के आधार पर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप कैसे सोचते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। मैं इस पर एक कॉलम लिखूंगा। सिनलिस मूल आदपो, वे हमारी पहले से मालूम बातों में बहुत कुछ नहीं जोड़ते, यानी यह कि यह शख्स बुनियादी तौर पर एक मनोरोगी है, और वह हर चीज को अपने बेहद फूले हुए यहाँ के हिसाब से डालता है। इसलिए वह ऐसा कैसे करता है, इसका अध्ययन करने में हम गहराई के अलग अलग स्तरों तक जा सकते हैं। लेकिन तरीका हमेशा एक ही रहता है। और जाहिर है, युंग के अलावा हम फिर से रॉय कोहन की बात कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप के गुरु, उनके पास कभी कोई फ्रायड नहीं था, कोई युंग नहीं था, लेकिन उनके पास रॉय कोहन था। तो उनके पास एक माफियाई आदमी था जो उन्हें बताता था और समझाता था कि कैसे सोचना है और फैसले कैसे लेने हैं। ये बहुत 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 ज्यादा बुरा है, और ये किसी मनोवैज्ञानिक अध्ययन से कहीं गहरा मामला है। इसे माफिया पर एक अध्ययन होना चाहिए। एक छोटे माफियाई, एक बनने की कोशिश कर रहे टोनी सोप्रानो द्वारा माफिया के तौर तरीकों को अपनाने का अध्ययन। असल में डोनाल्ड ट्रंप यही है। खैर, यह हर मिनट के साथ और खतरनाक होता जा रहा है। तो हम समझते हैं कि उन्होंने बैक चैनलों के मामले में प्लान ए और प्लान बी आजमाए, और एक ऐसा चैनल भी जो Ptire समझता Kshpikwarith before, मैंने स्क्रैन मैमोदा इंज एनलिंग द है। Or what could be their next step? The most terrifying, once again, सबसे डरावनी संभावना एक बार फिर यह है कि वे पहले से ही सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर चर्चा कर रहे हैं। इससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। और ये तथ्य कि ईरान ने यह सब होने से पहले ही समझ लिया था कि उसे आक्रामक रुख अपनाना होगा, हमें यही बताता है कि तनाव बढ़ने की सीढ़ी चढ़ना लगभग अपरिहार्य है, क्योंकि अमेरिकी नाकाबंदी ईरानी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। आप इसे किसी भी तरह देखें, किसी भी रास्ते से देखें, पश्चिमी, पूर्वी, रूसी, चीनी, स्वतंत्र या गैर स्वतंत्र, नुकसान हो रहा है।
वे अधिकतम 3 लाख बैरल तेल प्रतिदिन निर्यात कर रहे हैं। शायद बहुत आशावादी अनुमान लगाएं तो 4 लाख। नाकाबंदी से पहले वे रोजाना 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख बैरल तेल निर्यात कर रहे थे। तो जाहिर है उनके पास जमीन के रास्ते कई दूसरे चैनल हैं। अगर नौसैनिक स्तर पर उनकी नाकाबंदी है तो जमीन के रास्ते निमम्स में है। In naval terms, they are not blockaded over land. Today I just finished a column which will come out in Russia. आज मैंने अभी एक लेख पूरा किया है जो आज रात रूस में प्रकाशित होगा। उसमें ठीक इसी बात पर चर्चा है कि अमेरिका चाहे किसी भी तरह की नाकेबंदी करे या वह कैसे लागू हो रही हो या न हो रही हो, या फिर वह सिर्फ एक धमकी ही हो, वह ईरान के ज़मीनी नेटवर्कों को अलग थलग नहीं कर सकता। ईरान एक ज़मीनी देश है, यूरेशिया का एक चौराहा है। उसके सभी पड़ोसी हैं, संपर्क गलियारे हैं, कैस्पियन सागर है। पाकिस्तान के साथ 6 या 7 अलग अलग सीमा पार मार्ग हैं। मध्य एशिया के साथ रेल संपर्क है और ईरान से मध्य एशिया होकर चीन तक जाने वाली रेलवे है। उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं। बेशक यह उनके लिए इतना काफी नहीं है कि वे होर्मुज जलदमरूमद, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी वगैरह के रास्ते जितना तेल निर्यात करते थे न फर्क कर सकें, लेकिन इससे मदद मिलती है। इसलिए what intended gain hängnawi om war tats they store mufmo. Don't forget the ethics and the morals of resistance. This is a proud civilization state that can be suffocated. Metalster for grangwi from Oyster, where thrainmits aken das molly. Aye maiskish. A way back to Akengrit. A height house base house me. जिन लोग में IQ 10 ऊपर वे आखिरकार समझ रहे हैं कि ईरान को झुकाने का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए अब सामरिक परमाणु हथियारों पर चर्चा हो रही है। हम अब इसी मुकाम पर हैं। तो इसे हमारे पास मौजूद जानकारी का एक परिचय मानिए। इसमें अमेरिकी हमले के बारे में हमारी सारी विस्तृत जानकारी शामिल है। प्लान ए और प्लान बी दोनों की नाकामियां, और ये कि यह सब सीधे तौर पर इस तथ्य से जुड़ा है कि उन्हें आगे बहुत विकल्प नहीं दिख रहे हैं। इसलिए वे शायद कुछ ऐसा करने की ओर बढ़ें जो अस्वीकार्य है, अकल्पनीय है, लेकिन आज तक ही अकल्पनीय है। शायद कल वह अकल्पनीय न रहे। तो बने रहिए। हम फिर से धार की नोक पर खड़े हैं। मिस्टर जेड, अब आप शुरू कीजिए। Mr. Z, please take it away. Well, excellent. बहुत बढ़िया, असाधारण खबर का बहुत बढ़िया सारांश। और यही वजह है कि मुझे इतना गर्व है कि आप यहाँ हैं। मुझे बहुत सम्मान महसूस हो रहा है कि आप यहाँ हैं, क्योंकि हम आपको उन लोगों से जानकारी देते हैं जो फैसले लेने वाले केंद्रों में मौजूद हैं, सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं बल्कि तेहरान में भी। और इस खास खबर के बारे में मुझे पूरा भरोसा है कि ये मुख्यधारा के मीडिया के पास नहीं है। अगर होती भी तो वे इसे कभी रिपोर्ट नहीं करते या फिर इसे गलत तरीके से पेश करते। ये स्वतंत्र मीडिया के पास भी नहीं है क्योंकि उनकी वहां तक पहुंच नहीं है। लेकिन हम इसे आपके माध्यम से अपने वैश्विक दर्शकों के सामने गर्व से पेश कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये सम्मान और सौभाग्य मिला है कि उन्हें हम पर इतना भरोसा है कि वे हमें इस तरह की खबर देते हैं। तो जिस व्यक्ति ने मुझे ये खबर दी वह फैसले लेने वाले केंद्र में है। उसने कहा कि वहीदी बेहद नाराज थे। यही सटीक शब्द था। I mean, that's the exact word. He sang. Yeah, he said Wahidi was outraged and he told this Kurd, हाँ, उन्होंने कहा कि वहीदी बहुत नाराज हो गए थे और उन्होंने उस कुर्द व्यक्ति से जो भी था कहा कि दोबारा कभी इस तरह का प्रस्ताव लेकर मेरे पास मत आना। तुम मुझसे गद्दार बनने को कह रहे हो। ये उनके ठीक शब्द थे। तो ईरान अपने नेतृत्व के पीछे इतनी मजबूती से खड़ा है। पूरा नेतृत्व एकजुट है। अब मैंने ये भी सुना है और आपने इस पर बात नहीं की तो मैं करता हूं कि वे परमाणु हमले के लिए तैयार हैं। जाहिर है वे ऐसा चाहते नहीं हैं, लेकिन वे अपने आप से कह रहे हैं कि हम परमाणु हमला से लेंगे, लेकिन जवाबी कार्रवाई में जिस भी जगह से, जिस भी भौगोलिक केंद्र से यह हमला हम पर होगा, हम उसे मिटा देंगे। वो इजराइल हो सकता है, वो अमेरिकी युद्धपोत हो सकते हैं। it could be Israel, it could be American warships. Who knows where this comes from? If it comes, into कौन जानता है कि अगर ये तबाही के लिए ईरान के भीतर आता है तो ये कहां से आता है। लेकिन वे तैयार हैं। और इस सूत्र ने मुझे ये भी बताया कि वे परमाणु क्षमता हासिल करने से बस कुछ दिन दूर हैं।
जिसे वे अपनी बेहद सटीक लंबी दूरी की मिसाइलों पर लगा सकेंगे। वे मिसाइलें उन्होंने हासिल की हैं और खुद उन्हें आगे विकसित भी किया है। तो अगर ट्रंप अपने मनोविक्षिप्त उन्माद में, क्योंकि अब वह पूरी तरह घिरा हुआ चूहा है जिसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है, सच में कोई रास्ता नहीं है, वह बस घिर चुका है, परमाणु विकल्प अपनाता है और भगवान न करे कि उसके आसपास के लोग उसे ऐसा करने दें, तो दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। मेरा मतलब है, यह आदमी उन रास्तों को नष्ट कर देगा जिनसे दुनिया का 25% तेल हम बाकी लोगों तक पहुंचता है। 25% of the world's oil reaches the rest of us, and all the fertilizer that goes to the global south. और वह सारा उर्वरक जो ग्लोबल साउथ को जाता है, वह हीलियम जो आईसी निर्माण संगठनों को जाता है, और पता नहीं क्या क्या। तो हम अभी बहुत खतरनाक स्थिति में हैं, बहुत ही खतरनाक मोड पर। कल हमारे शो में हमारे सहयोगी और संस्थापक सदस्य लैरी जॉनसन सुनामी से पहले के तूफान की बात कर रहे थे, और हम इसे वास्तव में यहीं देख रहे हैं। आसिम मुनीर ने, जो सत्ता के केंद्रों के बहुत करीब हैं, एक मध्यस्थ के जरिए मुझे बताया कि उन्होंने ट्रंप से कहा था कि वाहिदी से संपर्क करने के लिए कहना भी उनके दिमाग से बाहर की बात है। ये उनके ठीक शब्द थे। उन्होंने कहा, अगर मैंने कभी ऐसा किया तो मुझे फिर कभी ईरान में आने का निमंत्रण नहीं मिलेगा। तो ये लोग अपने होश में नहीं हैं। So these guys are out of their mind. No, and they have no. It's much worse, नहीं, Mr. और उनके पास They have कोई no strategy. असल में बात इससे कहीं ज्यादा खराब है मिस्टर जेड, क्योंकि उनके पास कोई रणनीति नहीं है। वे चलते चलते चीजें गढ़ते जाते हैं, नतीजों का विश्लेषण किए बिना, ये सोचे बिना कि अगर आप किसी विदेशी सरकार के साथ फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हैं तो इसका असर पूरे क्षेत्र में कैसे फैल जाएगा। उन्हें अपनी मनचाही चीज हासिल करने के लिए तीसरे या चौथे पक्ष का इस्तेमाल करने में कोई हिचक नहीं होती, और उन्हें यह भी नहीं पता कि वे चाहते क्या हैं। मूलतः वे ईरान का आत्मसमर्पण चाहते हैं। अब कुछ लोग समझने लगे हैं कि ऐसा कभी होने वाला नहीं था, तो वे ईरान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना चाहते हैं। वह भी नहीं होने वाला। तो फिर क्या बचता है? उस विशासता और वैसे वो कोई सिची पाइथ, Which, by the way, is what they did with Syria. They practically destroyed Syria until Syria. उन्होंने सीरिया को लगभग तबाह ही कर दिया, यहाँ तक कि सीरिया उस हालत में पहुंच गया जहां उत्तर में इदलिबिस्तान में इकट्ठा हुए उन गला रेतने वालों और सिर काटने वालों के लिए अलेप्पो पर कब्जा करना और फिर बाकी देश को लेना बहुत आसान हो गया। देश उनके लिए पूरी तरह तैयार था, देश बचा ही नहीं था। सीरिया में राज्य का तंत्र काम करना बंद कर चुका था, तो वे सपना देखते हैं कि ईरान में भी कुछ ऐसा ही हो। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सीरिया जैसा कोई परिदृश्य नहीं है। वहां पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और यही वजह है कि हम सामरिक परमाणु हथियारों पर ये भयावह चर्चाएं कर रहे हैं। अगर इसे तथ्य मानकर बात भी न करें, अगर ऐसा हुआ तो ये फारस की खाड़ी के दोनों किनारों को मिटा देगा। वैसे बिल्कुल, और ये विचार जितना विकृत है, फिर भी इसका एक तर्क बनता है। इस पूरी विकृति का भी एक तर्क है। शायद ये योजना का हिस्सा हो फारस की खाड़ी के दोनों तरफ जीवन को खत्म कर देना, ताकि फिर साम्राज्य उस समस्या से छुटकारा पा ले। So then the empire gets rid of the problem. इसी से वैंग And the possibilities और संभावनाएं विकृत परिदृश्यों के जो अलग अलग रूप बन सकते हैं, वे अनंत हैं। considering पूरे साम्राज्यवादी तंत्र की दुर्भावना को देखते हुए, उसकी अंदरूनी दुर्भावना, उसकी अंतर्निहित दुर्भावना को देखते हुए, और इस तथ्य को कि वे घिर चुके हैं कि ईरान, रूस और चीन की इस रणनीतिक साझेदारी के मुकाबले उनके पास बिल्कुल कुछ नहीं है, कि वे एक ही समय में दो युद्ध हार रहे हैं, दो अलग अलग युद्ध क्षेत्रों में वही युद्ध, यूक्रेन में छद्म युद्ध और ईरान के खिलाफ युद्ध। तो ये बिल्कुल मूर्ख लोगों के एक समूह के नेतृत्व वाले सिकुड़ते साम्राज्य को आगे एक बेहद खतरनाक रास्ते पर ले जा रहा है। और सच तो यह है कि इसका असर हम सब पर पड़ता है। और जब आप हम सबको, जिन्हें पेशेवर कारणों से अमेरिकी मुख्यधारा के मीडिया पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, वहां इस बारे में कोई गंभीर चर्चा बिल्कुल भी नहीं है। media, there's no serious discussion about that whatsoever. Not to mention the rest of the
collective fragmentation. बिखरे हुए सामूहिक पश्चिम के बाकी हिस्से का तो जिक्र ही नहीं। Again, if you बिल्कुल नहीं। normalize a genocide, एक बार फिर जब आप नरसंहार को सामान्य बना देते हैं तो सचमुच कोई सीमा नहीं बचती। तो अब एक और परमाणु हमले को सामान्य बनाने का अभियान, वह भी बिना किसी उकसावे के, पहले ही शुरू हो चुका है। भयानक, बिल्कुल भयानक। आप सबके सामने बहुत सीधे बोलने के लिए मुझे माफ कीजिए। इसमें कोई घुमा फिराव नहीं है। हम इसे घुमा फिराकर पेश नहीं कर सकते। there's no spin. We cannot spin that. आप जानते हैं, इस पल की गंभीरता को घुमा फिराकर पेश करना नामुमकिन है। And और जितनी बेहतर हमारी पहुंच इस तरह की खुफिया जानकारी या विशेष जानकारी तक होगी जो मूलतः उनकी चालों को उजागर करती है और फूट डालो और राज करो की उनकी रणनीति को सामने लाती है, unveils their सरकार के सदस्यों को मूलतः रिश्वत देने या फुसलाने की कोशिश वगैरह वगैरह, यही उनका मॉडल है। पेरांडी का क्लासिक मॉडल वगैरह। government, etc. This is their modus, the classic modus operandi, etc. Well, let me add a couple of other मुझे कुछ और बातें जोड़ने दीजिए जिन पर हमने चर्चा नहीं की है, और ये बातें फिर से कहूंगा हमारे सूत्रों से हैं। खाड़ी के सभी देशों को ट्रंप की इस बेबसी का कुछ अंदाजा है और उन सब ने ट्रंप से कहा है, अगर आपने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो आप फिर कभी 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 हमारे दुनिया के हिस्से में कदम नहीं रख पाएंगे, अगर वे इस जैसा दूर दूर तक कुछ भी करते हैं। इसके अलावा हमारे सूत्रों का कहना है कि तेहरान तैयार है। मेरा मतलब है वे इस तरह के हमले को झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे इजराइल को मिटा देने के लिए दृढ़ हैं, क्योंकि इस सब के केंद्र में इजराइल है। इसलिए इजराइल इससे बच नहीं पाएगा। मुझे नहीं पता कि ट्रंप अपनी मूर्खता में, अपनी घातक आत्ममुग्ध मूर्खता की सुन्न हालत में इसे समझते भी हैं या नहीं, और मुझे नहीं लगता कि वे समझते हैं। इसलिए मैं स्तब्ध हूं। मैं स्तब्ध हूं कि मुख्यधारा का मीडिया ज्यादा जागरूक नहीं है। मैं सचमुच स्तब्ध हूं। I'm really shocked. And When we know how U.S. mainstream जब हम जानते हैं कि अमेरिकी मुख्यधारा का मीडिया कैसे काम करता है, तो वे सिर्फ लिखने वाले और महिमा मंडन करने वाले लोग हैं और आदेशों का पालन करते हैं। अमेरिकी मुख्यधारा के मीडिया में स्वतंत्र पत्रकारिता और खोजी पत्रकारिता बहुत बहुत लंबे समय से मर चुकी है। American mainstream media has been dead for a long, long time. totally correct. And that is the reason I'm बिल्कुल here. सही। और यही वजह है कि मैं यहाँ हूँ, इस तथ्य के बावजूद कि मेरी पीठ में असाधारण दर्द है। मेरा ऑपरेशन अभी शुक्रवार को ही हुआ था। मेरी रीढ़ के भीतर 6 अलग अलग छेद किए गए, लेकिन मैं यहाँ हूँ। जब उन राजधानियों में कामकाज चल रहा होता है तो मैं रात में काम करता हूँ, क्योंकि मुझे इस उद्देश्य पर विश्वास है। वियतनाम के दौर में मैं छात्र था। मैंने झूठ देखे थे, लगातार झूठ, और देखा कि आखिरकार उसका क्या नतीजा हुआ। तो अगर मैं एक छोटी सी भूमिका निभा सकता हूँ आपके जैसे लोगों की बदौलत, जो इस बात को बढ़ते हुए वैश्विक दर्शक वर्ग तक समझा सकते हैं, तो शायद हम कुछ ऐसे लोगों तक पहुंच सकें जो ये समझना शुरू करें कि तुरंत कितना भयावह है। सिर्फ अमेरिका में नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी जगत में वे कितने भयावह हैं, नैतिक रूप से कितने पूरी तरह सड़ चुके हैं कि उन्हें यह तक समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। और अगर आप लोगों को शिक्षित करने में छोटी सी भूमिका निभा सकते हैं ताकि वे इसे समझ सकें, तो मेरा मानना है कि यह एक सार्थक उद्देश्य है। I believe that's a worthy cause. So before we conclude, तो निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, हाँ, आपकी बात खत्म करने से पहले एक बहुत खास सवाल। आपके सूत्रों और हमारे मीडिया सूत्रों से जो सबसे भरोसेमंद जानकारी हमें मिली है, उसके मुताबिक मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान की भूमिका अब खत्म हो चुकी है। अमेरिकियों ने खुद ही उसे उड़ा दिया है, सही? blown up by the Americans themselves, right? right, and not only that, I mean, not only हाँ हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं। मेरा मतलब है सिर्फ इतना ही नहीं। सबको समझना चाहिए कि इसमें मुख्य भूमिका असीम मुनीर ने निभाई थी। पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान में उनका बहुत सम्मान है, जो बहुत शक्तिशाली है, और पड़ोसी देशों में भी उनका सम्मान है। वो ट्रंप से बहुत निराश हो गए हैं, सचमुच बहुत निराश। उन्हें उम्मीदें थीं। जब एमओयू पर बातचीत हो रही थी तब वो आशावान थे और बहुत सक्रिय भी थे, लेकिन अब वो निराश हो गए हैं। दरअसल ये बात सीधे उन्हीं के स्रोत से आई है, तो मैं ये राज खोल दूंगा।
वो बहुत नाराज है, खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें दीवार पर लिखी इबारत दिख रही है। not happy because he sees the writing on the wall. Yes, but this is हाँ, लेकिन इससे वह भयावह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि अमेरिकी अब मूलतः मध्यस्थों पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, बल्कि कतर और ओमान पर भी नहीं। उस मनोरोगी टॉडलर ने रिकॉर्ड पर ओमान पर बमबारी करने की धमकी अब तक 2 बार दे दी है। on the record twice already. हाँ, So they are not interested in talking to anybody. तो वे किसी से भी या किसी भी मध्यस्थ पक्ष से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखते। और ये एक बार फिर डरावना है। इससे सिर्फ एक चरम समाधान ही बचता है। और अब सिर्फ व्हाइट हाउस में इसी पर चर्चा हो रही है, एक चरम बेहद कठोर समाधान। From now on, an extreme solution. Because he's cornered. He's got nowhere to go. क्योंकि वो घिर चुका है, उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा मतलब है, हमने 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले मीडिया में ऐसी खबरें सुनी थी कि ट्रंप असीम मुनीर से खुश नहीं थे। इसलिए ट्रंप कतर जाना चाहते थे, ट्रंप ओमान जाना चाहते थे और किसी भी दूसरे के पास जाना चाहते थे। और ईरानियों ने कहा, जब कतरियों और ओमानियों ने ट्रंप की तरफ से हमसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा, नहीं 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 नहीं, हमारा सिर्फ एक मध्यस्थ है, असीम मुनीर से बात कीजिए। मेरा मतलब है, हमने इस चैनल पर इसकी रिपोर्ट की थी। तो ट्रंप, आप जानते हैं, वापस असीम मुनीर के पास आए। लेकिन इस समय असीम मुनीर ट्रंप को भाव देने वाले नहीं थे, वह उसकी बकवास बर्दाश्त करने वाले नहीं थे। तो उन्होंने कहा, सुनिए, आप चीजों को फिर वहीं ले जाना चाहते हैं जहां वे फैले थीं, तो एमओयू पर वापस जाए, बस इतना ही। Go back to the MOU. That's it. Is that which is what और बस यही बात हर कोई बार बार कह रहा है, चीनी, पाकिस्तानी, जीसीसी में हर कोई। everybody in the GCC. Yeah. Yes. So he tried to run around. हाँ, तो उन्होंने असीम मुनीर को दरकिनार करने की कोशिश की। उन्होंने कोई दूसरा रास्ता तलाशने की कोशिश की, यहाँ तक कि वहीदी के मुताबिक गद्दारी के लिए उकसाने की भी कोशिश की। ये वहीदी के शब्द हैं, मैं सबको बता सकता हूँ, ये वहीदी के हूबहू शब्द हैं। आप चाहते हैं कि मैं गद्दार बन जाऊं, मुझसे फिर कभी बात मत कीजिए, हूबहू शब्द। और हमें ये रिपोर्ट करते हुए गर्व है। And we are honored to report that. They cannot. वे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्हें किसी से बात करनी होती तो वह मोहसिन रजाई से ही करनी पड़ती। मोहसिन रजाई की ट्रंप प्रशासन से बात करने में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बस यही बात है, बिल्कुल नहीं। तो अब हमारे सामने अब दीवार के सामने दीवार खड़ी है। You know, it's a wall facing a wall now. हाँ, Dialogue and diplomatic overture. संवाद और कूटनीतिक पहल इस वक्त वे बस कुछ ही दिनों में गायब हो गईं। और इससे भी बुरी बात यह है कि ट्रंप के आसपास के वे ठग और चहेते लोग सचमुच मानते हैं कि वे ईरानी अर्थव्यवस्था और ईरान की वित्तीय व्यवस्था को निचोड़ सकते हैं। जाहिर है, उन्हें नहीं पता कि शिया लोग कैसे सोचते हैं और कैसे टिके रहते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, है ना? और फिर यूरेशिया में ईरान के संपर्कों का नेटवर्क। अगले महीने कुछ होने वाला है। हाँ, अब से 1 महीने से भी कम समय में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो जाहिर है, हम में से कोई भी ये उम्मीद नहीं कर रहा कि इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से कुछ ठोस निकलेगा। लेकिन एक बहुत अहम बात है, ईरान, चीन और रूस वहां होंगे। तीनों राष्ट्रपति वहां होंगे। Russia will be there. The 3 presidents will be there. So we can have Putin, Xi, and Pezeshkian discuss. तो अब पुतिन, शी जिनपिंग और पेजेशकियन इस बात पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं कि आगे से कोई समन्वित कदम कैसे उठाया जाए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को भूल जाए, भारत पूरी तरह तस्वीर से बाहर है। एक और अतिरिक्त समस्या, अमीरात भी वहां होगा। क्या अमीरात इस तिकड़ी, इन 3 मस्केटियर्स, ईरान, रूस और चीन के साथ किसी तरह के समझौते पर चर्चा करेगा जिसमें अमीरात भी शामिल हो? अमीरात पर गौर कीजिए। कुछ दिन पहले उन्होंने अपने शुरुआती कदम उठाने शुरू किए ईरान के साथ किसी तरह की व्यवस्था बनाने की कोशिश में, उससे बहुत पहले जितनी हम में से कई लोग उम्मीद कर रहे थे। तो संभव है कि अगले महीने ब्रिक्स बैठक के इतर कुछ ऐसा निकल आए जो उस रास्ते से थोड़ा कम भयावह हो
जो इस वक्त हमारे सामने है। Slightly less terrifying than the road that is ahead of us now. Well, also on a slightly खैर, एक थोड़ी positive सकारात्मक note, बात यह भी the है big कि तेहरान से one 21 person लोगों का delegation बड़ा from प्रतिनिधिमंडल Iran अब भी is इस्लामाबाद आने scheduled to वाला है। arrive in कब? Islamabad क्या कोई तारीख है? at 4 उम्मीद है p.m. कि Saturday. 1-2 दिनों के भीतर तारीख का ऐलान कर दिया We जाएगा। expect to लेकिन ये announce the date प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, within इसमें कोई शक within नहीं। a couple of days. बिल्कुल आ रहा है। गालिबाफ But वहां it's होंगे, coming, नंबर for 3 के sure, शख्स। for sure. अराकची वहां होंगे। Galibaf हमें will नहीं be पता there, कि the number पेजेशकिन 3 वहां man. होंगे या नहीं, और Araki उन्हें will be सर्वोच्च there. नेता का आशीर्वाद Imam हासिल है, of Possessions और will उन्हें be there, मोहसिन and is रजाई का blessed भी by his आशीर्वाद community. हासिल है। And तो is पाकिस्तान blessed उभर कर by सामने Mohsen आया है। Rezai. So Pakistan Of course. has This- emerged Very as very important, Mr. बहुत अहम बात है, मिस्टर। ये तभी हो सकता है अगर मोहसिन रजाई हाँ कहें। इसका मतलब है कि वह कूटनीति की एक बहुत छोटी सी गुंजाइश अभी भी खुली रखे हुए हैं। Diplomacy is still open. very tiny, very tiny. But बहुत मामूली, yeah, बहुत but on the मामूली। other side, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और ईरान आर्थिक रूप से एकीकृत होने जा रहे हैं। उन्हें प्रतिबंधों की या बेसेंट के मुंह से निकलने वाली बकवास या शोर शराबे की कोई परवाह नहीं होगी। बेसेंट ने सच में अपनी बहुत बदनामी कर ली है, पूरी तरह बदनामी कर ली है। बार बार ये ऐलान करके कि हम ये प्रतिबंध लगाएंगे, वो प्रतिबंध लगाएंगे, और ऐसे प्रतिबंध लगाएंगे जो किसी ने कभी देखे ही नहीं। ईरान कहता है दफा हो जाओ। मूलतः ईरान का संदेश यही है, दफा हो जाओ, और उन्हें कोई परवाह नहीं है। तो ये एकीकरण होने जा रहा है। चीन पूरी तरह पाकिस्तान और ईरान के साथ खड़ा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि ये घिरा हुआ चूहा अब कहाँ जाएगा। मेरा मतलब है एमओयू वाली बिल्ली मर चुकी है, घिरा हुआ चूहा अभी भी इधर उधर दौड़ रहा है। पेपे, आप 3 दको भू राजनीति के बस अच्छे पर्यवेक्षक हैं। आपके हिसाब से ये घिरा हुआ चूहा कहाँ गया? Pepe, where do you think this counted rat is going to go? We don't know, but once again, to wrap it up from हमें नहीं my पता। side, it's, लेकिन अपनी तरफ से बात समेटते हुए मैं फिर कहूंगा कि ये डरावना है, खासकर पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि अब कोई भी कूटनीतिक रास्ता खुला नहीं बचा है। the Americans अमेरिकियों ने उन सभी को खत्म करने में कामयाबी हासिल कर ली, इसलिए यह इतना डरावना है। खैर ठीक है, हम उनसे यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि वे कूटनीति करते ही नहीं हैं, और खासकर यह प्रशासन, इन्हें तो कूटनीति का मतलब भी नहीं पता। लेकिन पिछले 60 दिनों में जो भी काम हुआ एमओयू की उस मशहूर 60 दिन की अवधि के दौरान, जो वैसे कल खत्म हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। जाहिर है क्योंकि उन्होंने बातचीत शुरू भी नहीं की। and nothing happened, of course, because they didn't even started talking. That's वो घमंड है पेपे। Yes, Hubris. yes, it is hubris, but it creates the हाँ, यह अहंकार है, लेकिन इससे पूरे ग्लोबल साउथ के लिए एक छवि बनती है। दरअसल उनसे बात करने की कोशिश करना भी बेकार है, क्योंकि उनके लिए कूटनीति की सिर्फ संभावना ही और अपने प्रतिद्वंद्वी, अपने दुश्मन वगैरह के साथ एक ही मेज पर बैठना बिल्कुल सवाल से बाहर है। adversary or enemy, etc. For them, is out of the question. खैर हम विसैत नहीं। Yeah, and to wrap it all up, हाँ, और बात को समेटते हुए ईरान की ये मूलतः नई रणनीति कि अब ठीक है आक्रामक रुख अपनाया जाए, पूरी तरह समझ में आती है। which is now okay. उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि ठीक है, हमने कूटनीतिक मोर्चे पर सब कुछ आजमा लिया। Really understood. हमें शुरू से पता था कि ये काम नहीं करेगा। अब इसकी पुष्टि भी हो गई। ये काम नहीं किया, इसलिए हमें आक्रामक रुख अपनाना होगा। तो वे निश्चित रूप से अमेरिकियों के लिए कुछ हैरानियां तैयार कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और समस्या यह है कि दुर्भाग्य से इससे तनाव बढ़ने का सिलसिला बस और ऊपर ही जाता रहेगा। ठीक है, मेरी बात यहीं समाप्त होती है। Keep going. धन्यवाद। Unfortunately. Okay, that's my wrap up. Thanks. well. Thank you for the. खैर, विश्लेषण की इस असाधारण गहराई के लिए आपका धन्यवाद। हम कल फिर यहीं लौटेंगे अपने मित्र और सहयोगी, इस चैनल के संस्थापक सदस्य लैरी जॉनसन के साथ। उनका सैन्य दृष्टिकोण जानने के लिए हमारे पास कुछ अपडेट होंगे। उम्मीद है कि वे नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक होंगे। हमारे बेहद वफादार और सराहनीय वैश्विक दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी सराहना करते हैं।
कृपया हमारे सबस्टैक चैनल पर जाकर इस समाचार को आप तक पहुंचाते रहने में हमारी मदद करें। महीने के $5 में इस स्तर का विश्लेषण सीधे आपके मेल बॉक्स में पहुंचेगा। कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चीयर्स। Thank you very much. Cheers. Brangst.